नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरों के साथ। आज सीएम योगी लखनऊ में पोषण माह की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान सीएम 91 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन करेंगी। इस दौरान मायावती का संबोधन भी होना है। बताया जा रहा है कि मायावती कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने वाली हैं। उधर सियासी गहमागहमी के बीच एआईएमआईएम चीफ ओवैसी आज अयोध्या के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ओवैसी अयोध्या के रुदौली में शेख मखदूम शाह की दरगाह पर जियारत करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इसके अलावा नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर केस में एसआईटी जांच का आज दूसरा दिन है। आज एसआईटी के 3 और सदस्य नोएडा अथॉरिटी पहुंच सकते हैं। एसआईटी 40 मंजिला ट्विन टावर बनने के दौरान हुई गड़बड़ी की पीपीटी बनाएगी। इससे पहले एसआईटी ने प्लानिंग विभाग के सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी शिक्षक वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। उनके संबोधन में क्या कुछ खास है वो हम आपको दिखाते हैं। डिजाइन ऑफ लर्निंग यानी यूडीएल पर आधारित 10,000 शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को भी विकसित किया गया है। असम के बिहू से लेकर भारतनाट्यम तक सांकेतिक भाषा हमारे यहां सदियों से कला और संस्कृति का हिस्सा रही है। अब देश पहली बार साइन लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहा है, ताकि जिन मासूम बच्चों को इसकी विशेष जरूरत है वो किसी से पीछे न रह जाए। ये तकनीक दिव्यांग युवाओं के लिए भी एक नई दुनिया का निर्माण करेगी। इसी तरह निपुण भारत अभियान में 3 वर्ष से 8 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी मिशन लॉन्च किया गया है। 3 साल के उम्र से ही सभी बच्चे अनिवार्यतः प्री स्कूल शिक्षा प्राप्त करें, इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इन सभी प्रयासों को हमें काफी आगे तक लेकर जाना है और इसमें आप सभी की, विशेष करके हमारे शिक्षक मित्रों की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दृष्टांतो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुरोः ज्ञानदातु। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में गुरु की कोई उपमा नहीं होती, कोई बराबरी नहीं होती। जो काम गुरु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज देश अपने युवाओं के लिए शिक्षा से जुड़े जो भी प्रयास कर रहा है, उसकी बागडोर हमारे इन शिक्षक भाई बहनों के ही हाथों में है। लेकिन तेजी से बदलते इस दौर में हमारे शिक्षकों को भी नई व्यवस्थाओं और तकनीकों के बारे में तेजी से सीखना होता है। निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम से, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक अच्छा सा निष्ठा आपके सामने अभी प्रस्तुत किया गया। और बात करते एक और बड़ी खबर की। सुपरटेक केस में एसआईटी की जांच का आज दूसरा दिन है। एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल भी पहुंचे हैं। एसआईटी के अध्यक्ष संजीव मित्तल भी मौजूद हैं। अथॉरिटी एसआईटी के सामने प्रेजेंटेशन देने वाली है। अनियमितताओं को लेकर जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 40 मंजिला टावर गिराने का आदेश आया है, उसके बाद से एसआईटी की जांच चल रही है और आज उसकी जांच का दूसरा दिन है जब एसआईटी अथॉरिटी पहुंची है। यहां पर वो तमाम अनियमितताओं का प्रेजेंटेशन देखने वाली है। इसके लिए अथॉरिटी की तरफ से तैयारियां की गई हैं। बताया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे केस में अनियमितता बरती गई है। और
नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय एसआईटी टीम के चारों सदस्य अथॉरिटी में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर हलचल है। तमाम अधिकारी हैं, इसके अलावा गार्ड्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। अथॉरिटी में आईडीसी के चेयरमैन और एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं संजीव मित्तल, वो मौजूद हैं। इसके अलावा एडीजी मेरठ आए हैं, वो भी मौजूद है, और 2 अन्य सदस्य जिनका नाम अनूप और मनोज है, ये दोनों भी सीनियर ऑफिसर्स हैं और ये लोग भी मौजूद हैं। इस समय प्रेजेंटेशन की बात कही गई थी कि साल 2004 से लेकर 17 के बीच में क्या कुछ रहा है, कहाँ किस स्तर पर अनियमितताएं रही हैं, उन सभी को लेकर एक प्रेजेंटेशन की बात की गई थी और अब अथॉरिटी की तरफ से उस प्रेजेंटेशन को पेश किया जा रहा है एसआईटी के सामने और उसी के आधार पे आगे जांच बढ़ेगी। फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जांच से क्या कुछ निकलता है, क्योंकि एसआईटी को तय करना है कौन दोषी है। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी 7 अधिकारियों के नाम भी भेज चुकी है, जिसमें प्लानिंग विभाग, हाउसिंग के और तमाम और अन्य अधिकारी भी थे। ऐसे में अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या कुछ जांच में निकलता है, क्योंकि जांच भी पूरी करनी और आज जांच का दूसरा दिन है और एसआईटी की टीम अंदर ही मौजूद है। जी हिमांशु, वैसे तो बहुत कुछ सीक्रेट है जांच को लेकर और जब तक शासन को रिपोर्ट सौंपी नहीं जाएगी बहुत सी बातें बाहर निकलकर सामने नहीं आ पाएंगी, लेकिन अभी तक की एसआईटी जांच में कुछ बड़ी बातें अगर निकलकर सामने आ पाई हों? देखिए, एसआईटी जांच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि दस्तावेज लिए गए हैं। दस्तावेज 2004 से लेकर 2017 तक जो भी अधिकारी तैनात रहे उनके दस्तावेज। इसके अलावा कल जब पहले दिन आईडीसी के चेयरमैन और एसआईटी के अध्यक्ष संजीव मित्तल मौजूद थे तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नोएडा अथॉरिटी के सीओ, दोनों एसीओ और प्लानिंग विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के बातचीत की, उनसे अनियमितताएं समझी, क्या कुछ किस स्तर पर अनियमितताएं हुई है, किसकी मिलीभगत से ये कुछ हुआ है, पूरा खेल क्या था। क्योंकि साल 2006, 2009 और 2012 में 3 बार अमेंडमेंट किया गया है प्लानिंग, और सबसे बड़ी बात क्योंकि ग्रीन एरिया में बनाया गया और उस दौरान फायर विभाग ने अपनी आपत्ति भी जताई थी कि जो सियान टावर है और जो एपेक्स टावर है उसमें दूरी जो है वो उचित नहीं है। इसको लेकर भी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में भी स्पष्ट किया गया था, तो क्या कुछ अनियमितताएं रही हैं बेसिक स्तर से शुरुआती 2004 से लेकर 2017 तक और किसकी मिलीभगत से हुआ है, इन सभी एंगल पर जांच होगी और आने वाले वक्त में। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज लखनऊ में प्रबुद्ध विचार गोष्ठी को संबोधित करने वाली हैं। बीएसपी कार्यालय पर प्रबुद्ध विचार गोष्ठी के दौरान मायावती बीएसपी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद भी करेंगी। आमतौर पर मायावती कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कम ही किया करती हैं। आज बीएसपी का प्रबुद्ध विचार गोष्ठी का समापन होना है। इस मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें कार्यकर्ताओं से बीएसपी अध्यक्ष मायावती संवाद करेंगी, उनसे बातचीत करेंगी कि प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, किस तरीके का फीडबैक लोगों की तरफ से आया है, उसको भी जानने और समझने की कोशिश होगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। इस दौरान उनका संबोधन भी होगा। 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी तब उसमें ब्राह्मणों की अच्छी खासी साझेदारी थी। बीएसपी उसी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के सहारे फिर से सत्ता में काबिज होना चाहती है और इसी के तहत तमाम जिलों में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अगुवाई बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने की थी। दरअसल सवर्णों को बताने की कोशिश की जा रही है, प्रबुद्ध जनों को बताने की कोशिश की जा रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे, और जब हम सत्ता में थे 2007 से लेकर 2012 तक, तब प्रबुद्ध वर्ग के लिए बीएसपी सरकार ने क्या कुछ किया था। इन्हीं तमाम बातों का जिक्र हर सम्मेलन में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से की गई थी और आज चूंकि इसका समापन हो रहा है तो उन्हीं तमाम बातों का जिक्र बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी होना है। और ख़ास बात यह है कि ये बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब वो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करती है, लेकिन आज यहाँ पर चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं तो उनसे बीएसपी अध्यक्ष मायावती बातचीत भी करेंगी, संवाद भी करेंगी। उनके मन में क्या चल रहा है, पब्लिक का मूड क्या है, क्या फीडबैक आया है सम्मेलन के दौरान, उन तमाम मसलों पर वो बातचीत और संवाद करने वाली है। उनके संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें होंगी वो भी देखने वाली बात होगी। सोशल इंजीनियरिंग के सहारे ही 2007 से 2012 तक बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल पाई थी और उसमें ब्राह्मणों की बहुत बड़ी भूमिका थी। लिहाजा एक बार फिर से उसी फॉर्मूले को लेकर बीएसपी आगे बढ़ रही है।
कोशिश यही है कि 2022 में सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होया जा सके। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर निशाना साधा है। क्या कहा है उन्होंने, वो भी देखिए। जो विपक्षी दल है वो चुनाव के समय ही घरों से निकलते हैं, पूरे 5 वर्ष अपने घरों में बैठ करके अपने दैनिक दिनचर्या को, अपने परिवार को देखते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष आम जनता के साथ रह करके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती है। चुनाव है और ये बरसात की तरह, जो बरसात में कुछ जीव जंतु सड़कों पर घूमते हैं, आवाजें करते हैं, ये उन्हीं से मान के चलिए। कोई भी विपक्षी दल जब विपत्ति आती तो दिखाई नहीं देता, केवल चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाते हैं, फिर घरों में सो जाते हैं। और आज एआईएमआईएम चीफ ओवैसी अयोध्या के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या को फैजाबाद लिखने के बाद विवादों में आए ओवैसी की रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में ओवैसी के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। अयोध्या की सीमा रानी मऊ में कार्यकर्ता ओवैसी का सबसे पहले स्वागत करेंगे। इसके बाद रुदौली में शेख मखदूम शाह की दरगाह पर जाकर वो दुआ मांगेंगे और फिर रसूलाबाद चौराहे के पास कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। वहीं भेलसर के पास एआईएमआईएम कार्यालय का उद्घाटन भी होगा, जिसके बाद 2022 के लिए अयोध्या से चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं ओवैसी। हालांकि उनके यहां पहुंचने से पहले साधु संतों की तरफ से विरोध के सुर भी सुनाई दिए, क्योंकि उनके पोस्टर में अयोध्या को फैजाबाद लिखा गया था, जबकि मौजूदा सरकार फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। उसके बावजूद ओवैसी के पोस्टर में फैजाबाद का जिक्र हुआ, जिसको लेकर साधु संतों ने उनका विरोध किया। उनका रानी मऊ चौराहे पे 1 से 1:30 बजे का टाइमिंग है, वहाँ पे उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद रसूलाबाद चौराहे रुदौली के अंदर कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे, तो दरगाह शरीफ जाएंगे शेख मैडम की, वहाँ से फिर भेलसर कार्यालय में बैठेंगे। और हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हम सीधा उनके पास चलते हैं। राजीव, क्या जानकारी, क्या अपडेट हो वैसे कि आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, ओवैसी मिशन 2022 को देखते हुए आज अयोध्या से अपने यूपी दौरे का शुरुआत करेंगे और करीब 2 बजे वो अयोध्या के रुदौली पहुंचेंगे। वहां पर सबसे पहले वो शेख मखदूम साहब की बाजार पहुंचेंगे, जहां पर चादर चढ़ाने के बाद शोषित वंचित नाम के एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान ओवैसी भेलसर में अपने जो कार्यालय है एआईएमआईएम का, उसका भी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले अब से कुछ देर बाद राजधानी लखनऊ ओवैसी पहुंचेंगे, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो उत्तर प्रदेश में किस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ेंगे, इस मुद्दे को रखेंगे और फिर वो अयोध्या पहुंचेंगे। कुल मिलाकर ओवैसी कहीं ना कहीं अयोध्या दौरा कर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी भूमिका निभाने की मंशा रखते हैं और यही कारण है कि जब अयोध्या में जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें फैजाबाद लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ओवैसी की जो शुरुआत से एक राजनीति रही है कि एक खास वर्ग को लुभाने के लिए वो इस तरह के हथकंडे वो अपनाते हैं। और यही कारण है कि अयोध्या, जिसका सरकार द्वारा भी नाम बदले जाने के बावजूद उनके द्वारा अयोध्या दर्ज किए जाने के कारण अयोध्या के साधु संतों ने इसका विरोध किया है और ओवैसी के यूपी दौरे पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओवैसी के इस दौरे से जिस क्षेत्र में पहुंचेंगे ओवैसी रुदौली, वो अयोध्या की एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो मुस्लिम बाहुल्य है और यही कारण है कि ओवैसी को लगता है कि इस विधानसभा में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। राजीव, आप उनके पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने। और अब खबर मेरठ से, जहां पर सपेरा समाज के लोगों ने बीन बजाकर अपनी आवाज बुलंद की और अपने लिए कास्ट सर्टिफिकेट की मांग की। रिपोर्ट देखिए। मिशन 2022 को लेकर जहां सारी राजनीतिक पार्टियां जाति को लेकर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं मेरठ में अपनी जाति घोषित करने की मांग को लेकर सपेरा समाज के लोगों ने बीन बजाकर प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद करने के साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट की मांग की। इसके साथ ही अखिल भारतीय घुमंतु सपेरा विकास महासंघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर सरकार से मांग की कि सपेरा जाति को दूसरे राज्यों की तरह यूपी में अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। हमारी सिर्फ मांग एक ही है, हमारी जाति डिक्लेयर होनी चाहिए। हम जाति के लिए परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम जो हमारा रोजगार था वो रोजगार छूट गया है। जो सांप पकड़ते थे, तमाशा करते थे, अपना पेट भरते थे, वो भी हमारा रोजगार खत्म हो गया है सर।
तो इसलिए हमारी मांगे ये हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जाति चाहिए। जाति जो है उत्तर प्रदेश की जाति लिस्ट में थी, सपेरा जाति उत्तर प्रदेश की जातियों की लिस्ट में ही नहीं, वैसे और राज्यों में सब में है। इसलिए पीछे से हमारे बैगा बनते आते थे जी, अब वे बैगा भी बनने बंद हो गए जी। सपेरा समाज के लोगों का कहना है कि अगर वो पढ़ लिख भी लेते हैं तो भी नौकरी के लिए जब जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो वो बन नहीं पाता। प्रदर्शन में कई ऐसे नौजवान भी मौजूद थे जो डिग्री लेने के बाद भी नौकरी करने के बजाय बीन बजाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। MSc हूँ केमिस्ट्री से, केमिकल लाइन से, तो जाति के कारण मेरा जो है आज तक जॉब नहीं लग पाया है। 4 बार मैं ट्रेनिंग पे जा चुका हूँ, 4 से 5 बार बड़े पेपर कर चुका हूँ। 2013 में IAS लेवल NDA का पेपर क्लियर किया था मैंने, लेकिन इसकी वजह से मैं यहाँ पे ही रह गया। मेरा जो है सन 2014 में मेरा जो है आर्मी में मेरा नंबर आ चुका था सर। अच्छा। आने के बाद जो है जब पेपर में जब मैंने कागज़ जमा किए, जब रिकवरी हुई इनकी, तो जाति के द्वारा जो मुझे निकाल दिया गया। सर जो हमारे से जाति बननी चाहिए सर, जो हमें परमिशन आगे पढ़ने के लिए मिले। जी सर मैं BEd कर रही हूँ लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कॉलेज में जाते हैं लेकिन वहाँ पर हमें इनकार करके भेज देते हैं घर। सपेरा समाज के लोगों का कहना है कि कई बार इस बाबत शासन को भी पत्र लिखा गया लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। अब इन सपेरों ने बीन बजाकर अपनी आवाज बुलंद की है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बीन की आवाज इन्हें जाति प्रमाण पत्र दिलवा पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर में डेंगू और वायरल से 5 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में बुखार और डेंगू से 5 लोगों की मौत हो गई है। डेंगू की रोकथाम के लिए एक्शन में प्रशासन है। डेंगू का एक भी मरीज मिलने पर हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। इलाके के 50 घर हॉटस्पॉट के दायरे में आएंगे। प्रमुख सचिव की तरफ से बातें कही गई हैं। कानपुर में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 और लोगों की जान चली गई है डेंगू और वायरल के चलते। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।